नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शरद अग्रवाल जी से, जो कि प्रदेश संयोजक हैं बीजेपी व्यापारिक प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के। संघ के समर्पित स्वयं सेवक भी हैं, बजरंग दल के संयोजक भी रहे हैं, साथ ही स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य भी रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राजनीति में आना कैसे? हाँ, बचपन से ही संघ की शाखा में हम लोग जाते थे जी। और उसके बाद संघ के विभिन्न दायित्वों में रहकर फिर विभिन्न संगठनों में जी। बजरंग दल का मैं पहला जिला संयोजक रहा हूँ। जी। उसके बाद हिंदू गर्जना मंच का प्रांत संयोजक था, फिर स्वदेशी जागरण में, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष का दायित्व पार्टी का मिला। जी। तब से राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ है। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो संघ की रही है, सामाजिक सेवाओं की रही है। भाजपा की सीधे राजनीति में हम लोग नहीं थे। मैं पहला ही पारिवारिक सदस्य हूँ जो भाजपा की राजनीति में आया हूँ। जी। आप प्रदेश संयोजक हैं व्यापारिक प्रकोष्ठ की। इस नाते एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि 2021 में आपने कहा था कि व्यापारिक प्रकोष्ठ सरकार और व्यापारियों के बीच में सेतु का काम करेगा। तो कितना ये सेतु किस तरह बन पाया या नहीं बन पाया? हाँ, हमने जब मैं जैसे ही मुझे दायित्व मिला तो मैं प्रदेश के सारे 10 संभाग केंद्रों पर गया था। और आपका कहना सही है कि मैंने उस समय सब जगह एक ही बात कही थी जी। कि व्यापारी प्रकोष्ठ व्यापारियों के बीच में, सरकार के बीच में सेतु का काम करेगा। जी। और अभी तक पिछले डेढ़ पौने 2 साल के अंदर सारे 57 जिलों का मेरा प्रवास जो हुआ, उसमें करीब 10,000 व्यापारियों से मिलना हुआ है जी। और सभी हमारे प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से मिलना हुआ। उसमें 15 बिंदु हमने अभी मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को दिए हैं। और उन मांगों पर सरकार ने गंभीरता से अभी विचार कर रही है। और कुछ दिन पहले अभी कपास पर 1% टैक्स कम हुआ है। निमाड़ क्षेत्र में जो हमारे 8-10 जिले हैं, जहाँ कपास का व्यवसाय है, महाराष्ट्र में आधा परसेंट टैक्स था, गुजरात में भी कम था। तो मध्य प्रदेश के कपास के व्यापारियों की विशेष मांग रही कि इसको कम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी को, इनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 1% टैक्स कम किया है, उससे फिर से वहाँ की ज़मीन मिलें और व्यापार और रोजगार बढ़ेगा। और ऐसी और भी जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं, जी। और जैसे बीच में कपड़े पर जीएसटी टैक्स बढ़ने वाला था, तो माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी से हमने बात की और जो केंद्रीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने बात रखी। अन्य व्यापारी संगठनों ने भी उसका विरोध किया था, तो मांग सफल हुई और वो आदेश निरस्त हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक नया आदेश आया था कि नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं जितनी चौड़ी सड़क है उस हिसाब से व्यापारियों से लाइसेंस रिन्यूअल का टैक्स लेंगी। जी। तो वो भी एक व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा था। तो उसका भी तुरंत हम लोगों ने संज्ञान में लाया, विरोध किया, तो वो आदेश भी तुरंत निरस्त किया गया। ऐसे स्थानीय मुद्दे भी हैं जिनको हम लोग उठाते हैं। यानी कि आपका ये सेतु जो है सफल रहा जी। अभी तक। मुझे ये बताइए कि व्यापारियों की कपास को लेकर जो 1% कम हुआ है, जो रेट उसका था, उसके अलावा और क्या मांगे रही है सरकार से? गल्ला व्यापारियों की भी यही मांग है, क्योंकि यही टैक्स 1.5% और प्लस 0.2% निराश्रित टैक्स लगता है। जी। तो ये गल्ला व्यापारियों की मांग है, वो हम लोगों ने मांग रखी है कि उन पे भी टैक्स कम किया जाए और निराश्रित टैक्स को खत्म किया जाए। जी। सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी हमारी मांगों को लिखित रूप में हमसे मंगाया भी था और हमारी व्यक्तिगत उनसे बातचीत भी हुई है। और जो भी हमने इसमें, जैसे आपको बताना चाहूँगा कि व्यापारियों की एक जैसे शांति समिति हर जिले के अंदर होती है और त्योहार आते हैं तो उनकी बैठक होती है। जी। तो हमने एक सुझाव रखा है कि करीब 50 व्यापारी प्रतिनिधियों की एक हर जिले में शासकीय स्तर पर एक समिति बने और हर 3 महीने में जो कलेक्टर हैं उन जिले के, उन व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग करके उनका संवाद करें। ऐसे बड़े जो जीएसटी करदाता हैं, उन व्यापारियों को भी कुछ सुविधाएँ या शासकीय रूप से कुछ सम्मान मिले। कुछ ऐसा श्रेणी का उनको पास पत्र जारी हो कि उनको अपना एयरपोर्ट है, रेलवे है या शासकीय कार्यालयों में विशेष उनको सुनवाई या उनको प्रमुखता से सुना जाए। ऐसी भी हम लोगों ने माँग की है। जी। और जैसे सराफा व्यापारी हैं या बड़े कारोबारी हैं, जो शस्त्र लाइसेंस चाहते हैं, उनको भी लाइसेंस दिए जाएँ।
स्थानीय स्तर पर पार्किंग की और कहीं-कहीं यातायात की व्यवस्थाएँ, बहुत सी समस्याएँ हैं, उनको भी हमने पूरा लिख कर बिंदुवार 15 बिंदु दिए हैं सरकार को। जी। तो व्यापारिक प्रकोष्ठ का विस्तार कहाँ तक हुआ है? क्या ये संस्कार धानी तक सीमित है या प्रदेश स्तर पर? नहीं, ये पूरा प्रदेश के जो हमारे शासकीय 52 जिले हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से 57 जिले होते हैं। सारे 57 जिलों में हमारी व्यापारी प्रकोष्ठ की टीम है और मेरा 57 जिलों में पूरा प्रवास हो चुका है और 10 संभाग जो शासकीय हैं, सारे संभागों की हमारी संभागीय बैठकें हो चुकी हैं और कई जिलों में तो 2-2 3-3 बार मैं होके आया हूँ और काफ़ी सक्रियता से हर जगह व्यापारी प्रकोष्ठ की टीम अपना काम कर रही है। क्या सरकार से कुछ नाराजगी व्यापारिक वर्ग में देखने में आती नहीं, व्यापारी वर्गों में कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पे अधिकारियों कुछ भारतीय कर्मचारियों को लेकर कहीं-कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन प्रदेश का व्यापारी और देश के व्यापारी के साथ-साथ अपने मध्य प्रदेश का व्यापारी हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी दल है, उसके साथ आज तक खड़ा हुआ है और आने वाले चुनाव में भी जैसा पहले उसका स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, वो मिलेगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। है? उत्तर मध्य क्षेत्र में व्यापारियों की संख्या काफ़ी है और हर बार ही काफ़ी प्रयास लगाए जाते रहे हैं कि आपको लेकर टिकट मिलेगा आपको। तो अब की बार क्या संभावना है? नहीं, व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक के नाते हमने जैसे प्रदेश का भी दायित्व को पूरा निर्वहन किया है और नगर में भी हमारी टीम काफ़ी सक्रिय है और व्यापारियों के जैसा आपने कहा ये बात सही है कि उत्तर मध्य क्षेत्र में व्यापारियों की संख्या बहुत है और यदि पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते एक अवसर देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और जहाँ ये बात कहना चाहिए वहाँ मैं ये बात कहूँगा। बाकी जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको हम सब लोग मिलके जिताएँगे और हमारा विधायक उत्तर मध्य क्षेत्र में बनेगा। जी, बिल्कुल। आपके द्वारा संस्कारधानी में काफ़ी सेवा कार्य होते आए हैं और आपका परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए? हाँ, एक तो हमारे परिवार की ओर से एक चलित प्रसादम सेवा के नाम से एक भोजन का प्रकल्प चलता है। आपने भी शहर में गाड़ी देखी होगी। पिछले 12 साल से 200 से 250 लोगों का निःशुल्क भोजन पूरे 12 साल से नव वर्ष पर ये कार्यक्रम हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा पर शुरू हुआ था और आज तक लगातार चल रहा है। इसमें अब जनसहयोग भी हमको मिलता है और इस प्रकल्प में चलित प्रदान सेवा की एक विशेषता ये है कि हम लोग कोई डिस्पोज़ल का यूज़ नहीं करते। स्टील की थालियों में गरम भोजन रहता है, भगवान का भजन बजता रहता है। किसी भी बस्ती में, अस्पताल में ये गाड़ी गाड़ी नियमित जाती है। पूरे 12 साल में एक ही दिन 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब जनता कर्फ्यू लगा था, तो उस समय ये हमारा उस दिन खाना का प्रकल्प बंद था। जी, उसके दूसरे दिन से स्थानीय प्रशासन से कलेक्टर एसपी साहब से बात करके जी। पैकेटों में हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में उस भोजन को हम लोगों ने बाँटा है और आज भी वो निरंतर सेवा चलित प्रसादम की चल रही है। इसके अलावा जो आपने पूछा कि सेवा कार्य, पिछले 25 वर्षों में हर साल 4 से 5,000 हम तुलसी जी के पौधे वितरित करते हैं। हमारा फ़ारे पे आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान है पुराना, उस पर तुलसी जी के पौधे पहले तो हम लोग कार्यक्रमों में जाकर कोई राम कथा है, कृष्ण कथा है, वहाँ पर जाके बाँटते थे। लेकिन अब हमारे जो फ़ारे पर संस्थान है वहाँ से हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में जैसे ही तुलसी पौधे तैयार होते हैं, उनको हम लोग बाँटते हैं। लगभग 95,000 के लगभग ये पहुँच गए हैं और इस साल हो सकता है 1 लाख के पार ये संख्या पहुँच जाएगी। और जब चिकनगुनिया और डेंगू फैला था, उस समय 5,000 लोगों को हम लोगों ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ जबलपुर में दी थी और दुकान पर इतनी भीड़ लग गई थी कि पुलिस जो कोतवाली पुलिस है, उसको वहाँ सँभालना पड़ा था मोर्चा। जी। उस समय लोग इतने परेशान थे और अभी आयुर्वेदिक काढ़ा कोरोना काल से निरंतर अपनी दुकान से लोगों को दिया जा रहा है। आपकी साहित्यिक अभिरुचियाँ भी हैं, आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, एक पत्रिका भी। किस विषय पर है? हाँ, ये 2 पुस्तकें जो मेरी एक तो पचेली साहित्य पर हुई है। आपको बताते हुए कि हमारा जो सिहोरा क्षेत्र है, जबलपुर और कटनी के बीच में, उसमें करीब 500 गाँव में एक बोली बोली जाती है पचेली। वो 5 भाषाओं बोली भाषाओं की मिक्स बोली है। उस पर पहली किताब हमने अपने साथियों के सहयोग से काफ़ी मेहनत से पचेली साहित्य की एक पुस्तक निकाली थी और दूसरी हमारी जो पुस्तक निकली थी वो गोंडी चित्रकला के ऊपर। जबलपुर से जब हम डिंडोरी अमरकंटक जाते हैं तो अमरकंटक के पहले पाटनगढ़ करके गाँव है, वहाँ के सारे महिलाएँ, बच्चे उस गोंडी आर्ट को बनाते हैं। ऐसे करीब 60 चित्रकारों का वो संकलन हमने प्रकाशित किया है और उसका सबसे अच्छा पहलू ये रहा
उसका विमोचन मंडला में आदिवासी महोत्सव जो रामनगर होता है, वहाँ पर हर साल मनाया जाता है। तो 5 साल पहले हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के प्रयासों से देश के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री वेंकैया नायडू जी और काफ़ी वरिष्ठ नेताओं ने, मंत्रियों ने उस पुस्तक का विमोचन किया था। और जबलपुर में जो भी हमारे सम्मानीय गण बाहर से आते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उस गोंडी चित्रकला की पुस्तक उनको भेंट की जाए। और एक पत्रिका साहित्य संस्कार अभी हमारी त्रैमासिक में निकालता हूँ, जो सकारात्मक विचारों को लेकर राष्ट्रीय विचारों को रहती है, वो चौथे वर्ष में अभी प्रवेश कर गई है और पूरे देश में साहित्यकारों को वो पत्रिका जाती है और इस प्रकार से वो अभी पत्रिका चल रही है। आपके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है हर वर्ष, तो जिसका शहर के सभी श्रोताओं को काफ़ी इंतज़ार भी रहता है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? हाँ, ये 2012 से हम लोगों ने कवि सम्मेलन चालू किया था। तो ये वंदे मातरम चौक जो हमारा सिविक सेंटर संस्कार धानी का हृदय स्थल है, तो पहले वर्ष तो हम लोगों ने वहाँ किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने स्थान बदले थे, दमोई नाके पर और आस-पास कई जगह पर किए। लेकिन अभी पिछले 7 सालों से पुनः हम लोगों ने वंदे मातरम चौक पर हर साल 12 वर्षों का हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हिंदू उत्सव समिति के नाम से हमारा वो कार्यक्रम होता है और हमारा प्रयास रहता है कि देश के राष्ट्रवादी कवि, देश के जो प्रमुख कवि हैं, उन कवि और कवयित्रियों को उस मंच पर लाया जाए और हमारा जो भारतीय नववर्ष, उस साहित्यिक कार्यक्रम के माध्यम से शहर में एक नववर्ष का संदेश दिया जाए। और काफ़ी सफल रहता है और लोगों को, हमारे श्रुति श्रोताओं को हर बार उसका इंतज़ार रहता है। अभी इस वर्ष डॉक्टर हरिओम पवार जी जबलपुर आए थे और उनके साथ हमारे जबलपुर के सुदीप घोला भी थे और भी तमाम कवि। लगभग ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राष्ट्रवादी कविताएँ लिखते हैं, देश प्रेम की ओत-पोत कविताएँ लिखते हैं, उन कवियों को हम अपना मंच देते हैं। और ये अभी 12 वर्ष उसको पूर्ण हो चुके हैं। जी। अ, एक और सवाल मैं आपसे पूछूँगी कि कुछ समय पहले आपने रात्रिकालीन बाज़ार या खान-पान की दुकानें खुलने की बात कही। कहाँ तक सफल हुए आप? हाँ, ये जबलपुर में जैसे ही हमारी व्यापारी प्रकोष्ठ की टीम बनी, तो सबसे पहला कार्यक्रम हमने नगर टीम के साथ, उस समय हमारे जो स्थानीय कलेक्टर थे डॉक्टर इलैया राजा जी, उनसे हमने जी, माँग की थी और उस समय के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा जी, उनसे हम लोगों ने माँग रखी थी कि शहर में 11 बजे अभी बाज़ार बंद हो जाता है। तो उस बाज़ार को देर रात तक कम से कम खाने-पीने की दुकानों को खोला जाए, जिससे रात्रिकालीन सेवाएँ देने वाले हमारे जो लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, पुलिस के सेवाएँ हैं, अस्पताल के कर्मचारी हैं और भी जो बाहर से लोग आते हैं, उस माँग को हम लोगों ने उस समय उठाया था और वो प्रक्रिया बीच में थोड़ी-सी धीमी पड़ गई, लेकिन अब नए हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब आए हैं, इनसे अभी हमारी चर्चा हुई है और हमारा प्रयास रहेगा कि ये रात्रिकालीन खान-पान की दुकानें, जैसे इंदौर में चौपाटी रात तक जी, खुली रहती है, जी। ऐसा जबलपुर में भी खुले और अन्य महानगरों में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि रात्रिकालीन बाज़ार खुले जाएँ। ये मैंने 15 बिंदुओं की जो माँग है, उसमें भी ये माँग रखी है। अच्छा, क्या उम्मीद लगती है आपको कि नहीं, माँग इसमें मानी जाएगी या हम लोगों को प्रभारी मंत्री जी से और हमारे नगर संगठन के नगर अध्यक्ष माननीय सांसद जी, सबको इसको संज्ञान में लाकर और इस माँग को हम लोग प्रयास करेंगे कि जबलपुर के व्यापारियों को, और लोगों के हित में भी है, जो व्यापारी वर्ग या जो अन्य लोग हैं, दुकान बंद करके घर जाते हैं, उसके बाद यदि घर के साथ-साथ वो निकलना चाहते हैं परिवार के साथ, तो कम से कम खान-पान की दुकानें हैं, चाय-पान की, जो हमारी एक महाजनी विरासत थी जबलपुर की, कि कमानिया गेट, सराफा, मालवीय चौक, यहाँ लोग आते-जाते थे, तो वो फिर से परंपरा कायम हो सके और शुरू हो सके। बिल्कुल। आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यापारिक प्रकोष्ठ की क्या भूमिका है? आने वाले चुनाव में हम लोग सारी विधानसभाओं में व्यापारी सम्मेलन करेंगे और व्यापारियों से कहेंगे कि अधिक से अधिक वो पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और व्यापारी की जो भूमिका होती है, एक तो उसको फीडबैक सही मिलता है, तो हम लोगों की कमियाँ भी व्यापारियों से हम लोगों को मालूम होती है। और दूसरा, वो अपनी दुकान पर बैठे-बैठे जो माहौल बनाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी विचारधारा से सैकड़ों लोगों को जोड़ता है। तो ऐसे सारे व्यापारी बंधुओं को हम लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाकर और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए और व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से जो भी हमारे से थोड़ी बहुत यदि कुछ नाराज़गी है, तो हम उनकी बातों को, नाराज़गी दूर करने का प्रयास करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल। जब से आपको ये दायित्व मिला है, आप प्रदेश संयोजक रहे हैं व्यापारिक प्रकोष्ठ के, उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं या जो भी कार्य हुए हैं शहर में व्यापारिक प्रकोष्ठ की क्या भूमिका है? हाँ, जब से मैंने दायित्व लिया था, आपका सवाल सही है कि खंडवा में हमारी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, पृथ्वीपुर का विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तो पार्टी ने मुझे बोला था संगठन की ओर से, तो लोकसभा में भी कई जगह हमने व्यापारी सम्मेलन किए, पृथ्वीपुर विधानसभा में भी हम लोगों ने व्यापारी सम्मेलन किए, लोकसभा में भी हमारी जीत हुई थी, विधानसभा में भी हमारी जीत हुई थी और नगर निगम के नगरीय चुनाव में भी
हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के भी कई जिला संयोजकों को पार्षद का टिकट मिला है, वो पार्षद भी बने हैं। और सभी नगर निगमों में व्यापारी प्रकोष्ठ ने पार्टी के साथ, पदाधिकारियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और हर जगह व्यापारी सम्मेलन आयोजित किए गए। जबलपुर में भी हम लोगों ने सुंदरैया होटल में एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन किया था। 2 दिन की तैयारी में 700-800 व्यापारी आए थे। जी। आज राम मंदिर बन रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में आपकी विशेष भूमिका रही है। कोई संस्मरण उस समय का जो आप हमें हाँ, मैं बजरंग दल का पहला संयोजक रहा हूँ जबलपुर का। और सबसे हमारे लिए अविस्मरणीय जो राम जन्मभूमि की जो कार सेवा 1990 को हुई थी, उसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने एक बात कही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जबलपुर से 50 हमारे कार सेवक हमारे साथ इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर से हम लोग गए थे। और मानिकपुर के पहले शंकरगढ़ आपने सुना होगा, वहाँ हम लोगों को 50 लोगों को उतार दिया गया था। और हम लोग ऐसी तैयारी करके गए थे, आज आपके सामने के सामने खुलासा करता हूँ कि हमारे 4-5 साथी साथी मुंडन होकर गए और उनके साथ हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें जो खारी हम लोग कहते हैं कि विसर्जन करने इलाहाबाद जा रहे हैं। तो पूरी ट्रेन शंकरगढ़ में खाली हो गई थी, उसको हम लोगों को उसमें बैठे रहने के लिए छूट मिली, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फिर वो ट्रेन ही कैंसल हो गई, तो हम लोगों को वहाँ उतरना पड़ा। एक दिन हम लोग वहाँ रुके, कड़ाके की ठंड थी और दूसरे दिन हम लोगों ने वहाँ से पैदल चलना चालू किया। लगभग मुझे लगता है 200 किलोमीटर 3 दिन 2 ढाई दिन के अंतर में हम लोग पूरे 50 लोग और राम जन्मभूमि अयोध्या तक हम लोग पहुँचे थे। 2 नवंबर को जो वहाँ पर जुलूस निकले थे राम मंदिर के लिए, शहीद कोठारी बंधु और हेमंत कोठारी वहाँ शहीद हुए थे। 2 तरफ से जुलूस निकले थे। तो शहीद कोठारी बंधु, हेमंत कोठारी दूसरे जुलूस में थे, हम लोग दूसरे जुलूस। तो हम लोगों के ऊपर आँसू गैस के गोले गिरे, गोलियाँ निकली। हमारे साथ हमारे रमेश रखवा जी, विजय सेन जी और भी कई हैं जो कई अभी पार्षद भी बने और आज भी उस घटना को हम लोग याद करते हैं तो सिहरे उठते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था, आज वो राम मंदिर का सपना हमारा पूरा हो रहा है और इस जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो हम लोग निश्चित जितने कार सेवक, कुछ तो हमारे उसमें दिवंगत हो गए हैं, उन सारे कार सेवक और हमारे और साथियों के साथ प्रभु राम के अयोध्या में दर्शन करने हम लोग जाएँगे। बिल्कुल। और चलते-चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि आप बीजेपी से हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारा अभी मंडल स्तर तक हमको अभी अनुमति मिली है गठन करने की। अभी हमारी जिले की टीम बन गई थी। अब हम मंडल स्तर तक गठन कर रहे हैं और लगभग हर जिले में वो कार्य 80% पूर्ण हो चुका है। और एक जिले के अंदर 15 से 20 और कहीं-कहीं ज़्यादा मंडल भी होते हैं, 25-30। तो सारे मंडलों की गठन होने के बाद एक हमारी जिले के अंदर 200 लोगों की लगभग टीम हो जाती है कार्यकर्ताओं की। बाकी उनसे जुड़े हुए व्यापारी अलग होते हैं। और हम लोग व्यापारी संघों से भी संपर्क कर रहे हैं, उनकी सूची बना रहे हैं कि आने वाले समय में हर विधानसभा में हम बड़े व्यापारी सम्मेलन आयोजित करें और व्यापारियों को पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे शरद अग्रवाल जी जिन्होंने काफ़ी विस्तार से हमसे बातचीत की और हमारे सवालों के जवाब दिए। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।